तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। और ये जो टॉपिक है इसका अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लो कि नॉर्मली बात करी जाए कि जनसंख्या कितनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? आंकड़े चाहिए। ठीक है। और आंकड़ों का जिसमें व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन किया जाता है या फिर संख्यात्मक आंकड़े जिसमें व्यवस्थित रूप से सजे हुए हों, वही क्या चीज है? वही है सांख्यिकी। अब वो आंकड़े किसी भी चीज के हो सकते हैं, चाहे वो जनसंख्या की बात करे, चाहे वो साक्षरता की बात करे या निरक्षरता की बात करे। ठीक है। वहीं पे महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें। इसके अलावा जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि आपके गांव में कितनी स्कूल हैं। ठीक है। स्कूल के बाद बात है कि स्कूल में कौन कौन सी स्कूल में कितने कितने बच्चे हैं, तो आपने क्या लिया? आंकड़े ही तो लिए। तो इन संख्यात्मक आंकड़ों को यदि व्यवस्थित रूप में सजा दिया जाए तो वही क्या चीज है? यहाँ पर सांख्यिकी है। ठीक, सांख्यिकी है। ठीक है ना, स्टेटिस्टिक है। तो ये टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से हम 1 या 2 या मैक्सिमम 3 क्लासों में बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। और यदि ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा तो कभी भी आपके डाउट नहीं रहेगा। और ये टॉपिक रीट में विशेष है। रीट है, पटवार है, इसके अलावा जैसे एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम्स हैं जिनमें ये टॉपिक आता है, तो मैं सभी लेवल कवर करके चलूंगा आपके। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें कि सांख्यिकी होती क्या है। ठीक है। तो ये होता है संख्याओं या फिर मैं कहूं आंकड़ों। ठीक है ना। संख्याओं का वैज्ञानिक तौर पर या फिर मैं कहूं व्यवस्थित रूप से निरूपण, यही क्या है दोस्तों? सांख्यिकी है। ठीक है ना। संख्याओं को व्यवस्थित रूप में सजाना ही क्या है? सांख्यिकी है। इसके बाद में एक नाम आता है दोस्तों, सांख्यिकी का जनक। ठीक है। जनक में किसका नाम आता है? तो ये है दोस्तों ग्राट फाइटर एकनेवाथ। ये है सांख्यिकी का जनक। ठीक है। सांख्यिकी के जो जनक हैं स्टैटिस्टिक के, वो किस नाम से हैं भाई? ग्राट फाइटर एकनेवाथ। वहीं पे एक दूसरा नाम आता है आधुनिक सांख्यिकी के जनक। इसका नाम आता है आधुनिक सांख्यिकी के जनक। तो आधुनिक सांख्यिकी के जनक कौन है? कोई बता सकता है? आधुनिक सांख्यिकी के जनक तो ये हैं दोस्तों रोनाल्ड आर ए फिशर के नाम से जाना जाता है जिन्हें, आर ए फिशर, या फिर मैं कहूं रोनाल्ड एलिमर फिशर। ये नाम ध्यान में रखना, रोनाल्ड एलिमर फिशर। ये आधुनिक सांख्यिकी के जनक हैं। ठीक है। और वहीं पे बात करें कि इंडियन सांख्यिकी या भारतीय सांख्यिकी जो है उसके जनक कौन है? भारतीय सांख्यिकी के जनक, तो इनका नाम याद रखना भाई साहब, प्रकाश चंद्र मोनालोबिस, ऐसे करके नाम है भाई। थोड़ा सा इस पे मोनालोबिस, मोनाबोलासी, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है ना। प्रकाश चंद्र याद रखना, प्रकाश चंद्र ऐसे नाम मिलेंगे अपने भारतीयों के, मिलेंगे भाई साहब। ठीक है। तो भारतीय सांख्यिकी के जो जनक हैं वो पीसी हैं और आधुनिक सांख्यिकी के जनक हैं रोनाल्ड ए फिशर। और जनक जो हैं इसके सांख्यिकी के जनक हैं वो कौन है? ग्राट फाइटर एकनेवाथ हैं। इतनी बात सभी के समझ में आ गई है क्या भाई? इससे पहले एक बात और बता दूं कि जो आंकड़े हैं क्या होते हैं? आंकड़े कहूं या फिर इनको मैं क्या कह सकता हूं? डाटा कह सकता हूं।
या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, सम्मक कह सकता हूं, ठीक है ना। ये आंकड़े क्या चीज होती हैं, इनके बारे में कोई बताएगा क्या? आंकड़े क्या होते हैं भाई? मतलब मैसेज आंकड़े की सर आदत इकट्ठी पड़ की गई गई विकास सूचना। में है। आंकड़े मतलब सर एकत्रित की गई सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं सर। कौन सी सूचना? सूचना मतलब जैसे भी कोई भी सूचना। जैसे मान लो आपने मुझे कोई भी सूचना दे दी कि साहब बाढ़ आने वाली है साहब आदमी, तो क्या ये आंकड़े हैं? आपने एकत्रित करी कहीं से भी और मुझे बता दिया, सर जैसे है कि भाई। मान लो मैंने पूरे जैसे क्लास के पूरे स्टूडेंट की लंबाई नापी, तो वो एक तरह से वो आंकड़ा ही हो गया। हाँ वो आंकड़े हो गए, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न ये भी कर रहा हूँ कि क्या आपने मुझे बाढ़ की सूचना दी, वो सूचना आपने एकत्र की है कि नहीं, कहीं से भी करो, क्या वो भी एक आंकड़ा है? हाँ हो सकता है ना सर। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। नहीं, प्राथमिक द्वितीयक तो होते हैं, लेकिन क्या ये आंकड़ा इनमें शामिल है? नहीं। देखो रियल में जो आंकड़ा होता है वो क्या होता है, संख्याओं का एक समूह होता है जो कि सूचना देता है। क्या कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो कि सूचना देता है, या फिर कह सकते हैं सूचनाओं का संख्यात्मक समूह है। क्या कह सकते हो भाई? संख्याओं का, यहां पर मेन चीज है नंबर, नंबरिंग की बात हो रही है। किसका, कौन सी सूचना, सूचना तो देता है लेकिन कौन देता है सूचना, एक संख्याओं का समूह है, उसे बोलते हैं हम आंकड़ा। आंकड़ा या डाटा या सम्मक या फिर हम प्रेक्षण भी कह सकते हैं इसको। संख्याओं का समूह है जो सूचना देता है, जो क्या देता है, सूचना देता है। ये ध्यान रखना, ये क्या है, आंकड़ा है। कुलदीप समझ में आ गया मामला? या फिर आप ऐसे कह सकते हो संख्याओं का, सॉरी सूचनाओं का संख्यात्मक समूह है। अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि यहां पर जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जा सकता है, तो यहां पर पॉइंट आ जाता है आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण, तो आंकड़ों के संग्रहण करने की के तरीके जो होते हैं वो कई होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं कहूं कि आप अपनी जो भी क्लास है, ठीक है, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की हाइट है ना, उसको नापिए, ठीक है। वहीं पे मैं दूसरा प्रश्न ये कर सकता हूं कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के 12th में मैथ्स में, या फिर मैं कहूं 10th में मैथ्स में कितने कितने नंबर आए, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, एक आंकड़ों का संग्रहण करना है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैं कहूं भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या आप कहां से देखोगे, पहले से आपको मिलेगी तभी तो होगा ना। तो वो भी क्या है, एक आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं, अब आंकड़ों का संग्रहण कितने तरीके से किया जा सकता है, तो यहां पर दोस्तों आंकड़ों के संग्रहण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है क्या, द्वितीयक। द्वितीयक या इनको गौण भी कहा जाता है, गौण आंकड़े, ठीक है ना।
प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े। तो सबसे पहले बात, प्राथमिक और द्वितीयक में क्या फर्क है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे मैं कहूं कि आपकी क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में मुझे बताइए कि स्टूडेंट कौन कौन है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बताइए। अब स्टूडेंट्स के आप नाम पता किए आपने, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के क्या पता किए, नाम पता किए। जैसे मैं कहूँ कुलदीप आ गया, विकास मान आ गया, ठीक है, राखी शर्मा आ गए, यहाँ पर क्या बोलते हैं नेहा आ गई, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो भी स्टूडेंट है वो आ गए। तो एक तो ये हुआ। फिर आगे चले तो मैंने कहा कि वो स्टूडेंट जो हैं, इन स्टूडेंट्स के क्लास 10th में आए जो मार्क्स है, 10th क्लास में जो मैथ्स में नंबर आए ना, वो सब के नंबर बताओ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखो, एक तो आपने क्लास की बात करी, क्लास में स्टूडेंट्स का नाम देखा या इनका नाम पूछा, तो ये चीज तो क्या हुई, आप डायरेक्ट बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपको खुद को मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर इनका नाम लेने के लिए। या फिर आपको मैं कहूं कि आप गांव में जाइए और जो भी मान लो 10 साल से छोटे बच्चे हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उन सब के नाम लाइए, ठीक है ना। तो वो पहली बार जो एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है ना, वही क्या है, प्राथमिक आंकड़े। लेकिन ऐसे आंकड़े जो कि पहले से ही मिल चुके हैं हमें, उन पे काम किया जाए, तो वो कौन से होते हैं, द्वितीयक। तो आप इनको कौन से आंकड़े कहोगे और इनको आप कौन से आंकड़े कहोगे, इनमें फर्क बता दीजिए मुझे। तो हाँ भाई, पहले वाले कौन से आंकड़े हैं, बता सकते हैं। पहले वाले प्राथमिक है सर, और दूसरे वाले द्वितीयक। द्वितीयक। समझ में आ गया सौदा। तो यहां पर आप परिभाषा क्या बनाओगे इनकी। सबसे पहले तो बात करें प्राथमिक आंकड़ों की, तो ये कौन से आंकड़े हो गए, ये वो आंकड़े हो गए जो कि आपने खुद ने इकट्ठे किए, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या फिर कोई अनुसंधान करता, ठीक है ना, जो कि स्वयं के स्तर पे तैयार करता है या इकट्ठा करता है या एकत्रित करता है, वो आंकड़े कौन से आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े होते हैं। आप लिख सकते हो, ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं के स्तर पर इकट्ठा करता है। प्राथमिक आंकड़ों में क्या लिख सकते हो, ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं के स्तर पर इकट्ठा करता है या एकत्रित करता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्लियर है। मेरे बोर्ड पे लिखने की जरूरत है क्या भाई। चलो लिख देता हूं मैं। ऐसे आंकड़े जिन्हें कोई व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता स्वयं के स्तर पर एकत्रित करता है, कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद हम बात करें द्वितीयक आंकड़ों की। तो द्वितीयक आंकड़े कौन से होते हैं, ये वो आंकड़े होते हैं जो मतलब पहले से ही अपने पास क्या होते हैं, मतलब प्रकाशित हो चुके होते हैं, ठीक है ना, ये हमें पहले से ही मिल चुके होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात।
अरे समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही? तो द्वितीयक आंकड़ों को लिख सकते हो आप, ऐसे आंकड़े जिनमें सूचनाएं पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा संग्रहित की जा चुकी हैं या फिर प्रकाशित की जा चुकी हैं। लिख लो रे। ऐसे आंकड़े जिनमें सूचनाएं पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा संग्रहित या प्रकाशित की जा चुकी हैं, वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक आंकड़े। दोबारा बोल दूं, ऐसे आंकड़े जिनमें सूचनाएं पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या विशेषज्ञ द्वारा संग्रहित या प्रकाशित की जा चुकी है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन से हैं? सबसे अधिक विश्वसनीय कौन से आंकड़े होंगे, प्राथमिक होंगे या द्वितीयक होंगे? सर द्वितीयक होंगे मेरे हिसाब से। क्यों? द्वितीयक क्यों होंगे भाई? क्योंकि सर कोई भी इकट्ठा करेगा तो इसमें सर सावधानियां बरतेगा वो, मतलब नहीं, कोई पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? रहेगा सर। मान लो आपको, प्राथमिक अपन खुद से उस अनुसंधान जो करेंगे हाँ, अपन खुद ही, तो तभी अपन तो उसे निकाल तभी निकाल तो के कहते हैं देखेंगे ना तो अपन को कि विश्वास रहेगा अपन नहीं निकाला है। खुद के अब मरे दूसरे ने बिना पता नहीं स्वर्ग क्या नहीं किया है मिलता। क्या नहीं किया। वही चीज है। तो अधिक विश्वसनीय जो आंकड़े होते हैं ना, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो कि ये जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। अधिक विश्वसनीय क्यों होते हैं भाई साहब? ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये आंकड़े स्वयं के द्वारा तैयार किए जाते हैं भाई साहब, स्वयं के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। और जो चीज स्वयं के द्वारा इकट्ठी की जाती है ना, वो किसी और के द्वारा इकट्ठी की हुई मिले वो सही है या गलत है, उसका पता करना वो बाद की बात होती है। लेकिन सबसे पहले जो खुद ने इकट्ठे किए हैं वो तो क्या आपको खुद को पता है कि नहीं है, इसलिए ये क्या हो गए आपके अधिक विश्वसनीय हो गए। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मायने रखती है। इसके बाद बात करूं कि प्राथमिक और द्वितीयक में मैं बात करूं कि धन संपदा या फिर समय का जो ज्यादा खर्च होता है वो कौन से में होता है? तो यहां पर भाई धन संपदा या समय का खर्च उसमें ज्यादा होगा जो आंकड़े हम खुद तैयार करेंगे या खुद संग्रहित करेंगे। क्यों? क्योंकि उन आंकड़ों के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमें उसके लिए, मान लो जैसे एक गांव में जा रहे हो आप, 5 साल से छोटे बच्चों का जो नाम लिख लिख के ला रहे हो और खुद कर रहे हो उनको, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। वहीं पे आपको मैं कहूं कि वो आंकड़े मान लो आप किसी स्कूल में गए और स्कूल में से उठा के ले आए, अब पता नहीं सही है गलत है, लेकिन उठा के लाए तो आपको खर्चा कम लगा या ज्यादा लगा? आ रही बात समझ में? तो वो द्वितीयक आंकड़ों में आ गए। लेकिन जैसे आप उन आंकड़ों को खुद तैयार करोगे, खुद संग्रहित करोगे, तो वो क्या होंगे, यहां पर प्राथमिक आंकड़े होंगे। और इन पे जो समय है या फिर मैं कहूं धन है, उसका खर्च जो होगा वो क्या होगा, समय और धन का खर्च ज्यादा होगा। यहां पर इनमें कम होगा। भाई यहां ज्यादा है तो वहां कम कर देना, ठीक है ना? अरे क्लियर हो रहा है मामला?
फिर चौथी बात आती है कि इनको जो प्राथमिक आंकड़े हैं इनको तैयार करने के लिए खुद को प्रत्यक्ष रूप से तैयार होना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं कहूं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा या घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करना है, तो वो कौन से आंकड़ों में आता है? प्राथमिक आंकड़ों में आता है। क्या कह सकते हो? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा या घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करना किस श्रेणी में आता है भाई? आप घर घर जाकर डाटा ले रहे हो तो किस में आएगा वो? प्राथमिक आंकड़ों में या द्वितीयक में? प्राथमिक में है? प्राथमिक में आएगा ना। हाँ सर। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा, तो मतलब आप खुद डायरेक्ट वहां जा रहे हो, तो ये आपने खुद ने व्यक्तिगत अनुसंधान किया, तो वो कौन से में आएगा? प्राथमिक में आएगा ना। हाँ। वहीं पे मैं कहूं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा, देखो एक तो क्या हुआ में आएगा, देखो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, ठीक है, इसके द्वारा, या फिर मैं घर घर जाकर बोलूं अनुसंधान द्वारा। और वहीं पे दूसरी बात मैं कहूं कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा, क्या ये प्राथमिक में है या फिर द्वितीयक में है? द्वितीयक में आएगा सर ये। सोचो देखे। ये भी प्राथमिक में आएंगे। मौखिक अनुसंधान का मतलब समझते हो? हाँ, किसी के द्वारा कहे गए हूँ, या जो कोई बताए अपन को। इंटरव्यू होता ना, इंटरव्यू। हाँ हाँ। अब देखो मैं बताऊं आपको इसका मतलब क्या है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। जैसे मान लो मैं हूं यहां पर, ठीक है, और मैंने कहा किसको? जितेंद्र को। मैंने कहा जितेंद्र को, ठीक है, और मैंने जितेंद्र को ये कहा कि जितेंद्र कुमार, आपकी क्लास में जो भी लड़के लड़कियां हैं उन सब की क्या बताओ, मुझे हाइट बताओ। समझ में आ रही मेरी बात? तो जितेंद्र कुमार ने तो आंकड़े इकट्ठे किए, ठीक है, आंकड़े मुझे मिले, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं मिले, मुझे क्या मिले? इनडायरेक्ट, या मैं कहूं अप्रत्यक्ष रूप से। तो मुझे जितेंद्र ने मौखिक अनुसंधान या फिर एक इंटरव्यू के माध्यम से बात कर सकता हूं मैं। तो यहां पर मुझे जो आंकड़े मिले वो डायरेक्ट ना मिलके इनडायरेक्ट मिले मौखिक अनुसंधान के द्वारा। तो ये क्या ये आंकड़े द्वितीयक हो गए? आंकड़े तो एक बार इकट्ठे किए गए ना भाई। जो एक बार, पहली बार, या किसी स्वयं के द्वारा, या फिर इनडायरेक्ट बोल सकते हो आप, लेकिन एक बार इकट्ठे हुए, दूसरी बार तो नहीं ना। तो वो क्या होगा यहाँ पर? ये होगा अपना प्राथमिक आंकड़ों में शामिल होगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या मामला? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, हमें कोई भी आंकड़ा मिल तो जाता है, ठीक है ना। अब आंकड़े मिल गए, लेकिन आंकड़ों को जो उपयोग करना है, आंकड़ों को जो उपयोग करना है वो उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। तो आंकड़ों का जो संग्रहण है वो तो हमारे दो तरीके से हो गया, प्राथमिक और द्वितीयक तरीके से। अब आंकड़ों का उपयोग करना जो है उसमें क्या होता है, या तो आंकड़ों को आप कह सकता हूं व्यवस्थित करो। अब व्यवस्थीकरण में बात आती है तो या तो आंकड़ों को किसमें, आरोही क्रम में जमाओ, या आप उनको किसमें जमाओ,
अवरोही क्रम में जमाओ, ठीक है। यहाँ पर यदि डाटा ज्यादा हो और एक ही डाटा बार बार आ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात, एक ही डाटा बार बार आ रहा है, जैसे मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, अब 10 स्टूडेंट है जिनके 70-70 नंबर आ रहे हैं 100 में से, ठीक है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सिर्फ मतलब 60-60 नंबर आ रहे हैं, और 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 क्रॉस हैं। तो वहां पर उन आंकड़ों को ना आरोही अवरोही से काम नहीं चलेगा, उनके लिए हमें क्या चाहिए भाई, टेबल चाहिए, टेबल चाहिए। इसका मतलब सारणी बोल सकते हैं आप, सारणीयन के माध्यम से, ठीक है। अब सारणी में भी फिर बात ये आती है कि सारणी में भी दो तरीके हो जाते हैं, एक तो होता है वर्गीकृत और एक होता है अवर्गीकृत। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं किसी गांव में जाता हूँ और आयु देखता हूँ, आयु के लड़के देखता हूँ कि भाई आयु कितनी, आयु के कितने बच्चे, जैसे मान लो मैं कहूँ 0 से 5 उम्र के बच्चे बताइए, ठीक है, 5 से 10 उम्र के बच्चे बताइए, 10 से 15 के बताइए, 15 से 20 के, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए, ये वर्गीकृत हो गए, यानी एक अंतराल के अंदर हो गए। तो यहाँ पर सारणी जो है वो भी क्या होती है, दो भागों में बंट जाती है, एक तो वर्गीकृत और एक होती है अवर्गीकृत, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें, कोई ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है रे। यानी कि मैं ये चीज बता रहा हूं कि आंकड़ों का यहाँ पर प्रदर्शन किस तरीके से किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है मामला? अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे कुलदीप चंदेल, नाइस क्लास, 0 से हीरो। बिल्कुल, आपको 0 से हीरो ही तो बनाना है। दोस्तों यहाँ पर आंकड़े जो है ना, इनको एक सारणी के माध्यम से भी, यानी कि सारणी या सारणीयन के माध्यम से भी आप बता सकते हो, तो वहीं पे एक चित्र के माध्यम से भी बता सकते हो, ठीक है ना। चित्र या फिर पिक्टोग्राफ बनता ना जिसका, पिक्टोग्राफ, ठीक है, उसके माध्यम से भी बता सकते हो इनको, ठीक है। अब कैसे बता दो, आपने 5वीं क्लास वाले बच्चों को कभी पढ़ाया हो किसी ने, या फिर 4th 5वीं के बच्चों को, या फिर 8वीं के बच्चों को, इनको देखा, तो आप क्या देखते हो, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये स्टार लगा दिया, स्टार, 2 स्टार, यहाँ पर इसकी जगह 3-4 स्टार लगा दिए, ठीक है ना, और एक स्टार की वैल्यू आपको 10 व्यक्ति दे दिए, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर गांव का नाम दे दिया, जैसे मान लो यहाँ आपका केलवाड़ा आ गया, ठीक है, और यहाँ पर जैसे आपका समरानी आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब 10 व्यक्ति की जरूर नहीं है 10 व्यक्ति दे, यहाँ पर एक स्टार का मतलब 1000 व्यक्ति दे सकता है, ठीक है, अच्छा 10,000 भी दे सकता है। अब आपको पूछ ले, 1000 दे दिया, मान लो स्टार का मतलब 1000 दे दिया, अब बताइए केलवाड़ा की जो जनसंख्या वो कितनी है, तो एक स्टार का मतलब 1000, तो 2 स्टार का मतलब 2000। तो ये कौन से में आता है, ये चित्र निरूपण या चित्र आरेख बोल सकते हो आप, चित्र आलेख या पिक्टोग्राफ कह सकते हो। तो ये चीज है, इसको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे कह दिया कि बताइए कि समरानिया की जनसंख्या ज्यादा है या फिर केलवाड़ा की, तो आप इसकी पिक देख के ही सॉल्व कर सकते हो। तो पिक्टोग्राफ क्या है, आपके सवालों को आसान बना देता है। उसके बाद देखो दूसरी बात आती है चित्र निरूपण के अलावा सारणीयन। अब सारणी में जो है किन किन चीजों का प्रयोग होता है,
सारणी में एक चीज आती है आपकी मिलान चिन्ह। क्या आता है भाई? मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह क्या चीज है? तो मिलान चिन्ह का मतलब ये है, जैसे मान लो कि एक चीज और बताऊं इसके साथ ही आपको, बारंबारता। बारंबारता या फिर मैं कहूं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बारंबारता और मिलान चिन्ह का क्या रिलेशन है? एक टेबल के माध्यम से बताता हूं मैं आपको, ठीक है। नॉर्मली यदि मैं बात करूं, यहां बारंबारता f ले रहा हूं और यहां मिलान चिन्ह बनाना हमें, और यहां पर क्या ले रहा हूं मैं? वो ले रहा हूं कि जो मान लो 100 नंबर का एक पेपर है, 100 नंबर का, ठीक है, 100 अंक का पेपर है, और उसमें से आपकी क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर आए, वो नंबर ले रहा हूं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट के यहाँ पर आ रहे हैं 100 में से 40 नंबर, एक के आ रहे हैं 65 नंबर, एक के आ रहे हैं 87 नंबर, एक के आ रहे हैं 94 नंबर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या क्या आ रही है? मान लो ये जो है 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, अंक ले रहा हूं, प्राप्तांक या फिर अंक कह सकते हो आप। 40 नंबर हैं, वो मान लो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 65 नंबर हैं, वो यहाँ पर 7 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 87 नंबर हैं, वो 11 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। 94 नंबर हैं, जो कि 6 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। अब इनका मिलान चिन्ह बनाइए तो क्या कैसे बनेगा? मिलान चिन्ह में कुछ नहीं, लाइनें खींचनी होती है। देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 1 2 3 बन गया 3। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे मत सोचना कि सर हमें क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं 8th क्लास की, तो बिल्कुल यहाँ से मैं छोटी से छोटी चीज भी निकालूंगा, और जो आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए जो चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। जीरो से हीरो बना के छोड़ना आपको, ठीक है। 7 है तो एक चीज ध्यान रखना जैसे 5 पूरा होता है तो बंडल बना देना है। कैसे? देखो 7 है तो 5 + 2 कर देना उसको, ठीक है ना। तो 2 लाइनें तो अलग आ जाएंगी, और इस 5 को कैसे लिखते हैं? यहाँ पर 1 2 3 4, और इसको ऐसे बांध देंगे तो क्या बन जाएगा? बंडल बन जाएगा, जो कि 5 है। ये 5 और ये 2, तो कितना हो गया? 7। 11 है तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1, तो 5 5 10 1 11। बात करें 6, तो 1 2 3 4 5, और ये 1 हो गया 6। तो यहाँ पर ये एक बारंबारता सारणी बन गई, और इसमें मिलान चिन्ह का भी हमने प्रयोग कर लिया। इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई है क्या भाई? फिट है दिमाग में? जो कि आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ी भी होगी अच्छे से। मेरा फर्ज है भाई साहब आपको बताने का कि आप भूलो नहीं पीछे की बातें। अब आगे चलें तो देखो, इसी सारणी में यदि मैं बात करूं, एक तो आप इसमें मुझे परास बताइए, ठीक है, माध्य बताइए, ठीक है, या फिर मैं कहूं बहुलक बताइए, या फिर मैं कहूं माध्यिका बताइए, ठीक है, या फिर मैं कहूं माध्य विचलन बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें विशेष अपने को ये 4 चीजें ध्यान में रखनी है इनमें, और ये हैं, इनका रोल विशेष है ही है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करें परास की, तो परास क्या चीज होती है? परास या फिर परिसर, परास या परिसर, परास या परिसर, इसका मतलब होता है रेंज। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसमें से क्या कर दो? मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कि जो अंतराल है वो कितना आ रहा है, यानी कि अधिकतम मान जो है, अधिकतम, इसको उठा दे रहा हूं भाई, अधिकतम मान
माइनस न्यूनतम मान। जो भी आंकड़े दे रखे हों उनका अधिकतम मान है, उसमें से न्यूनतम मान क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या आ जाएगी भाई साहब, परास आ जाएगी या परिसर आ जाएगा। उसके बाद एक नाम आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये कौन कौन से होते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें दोस्तों 3 आते हैं। कौन कौन? माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। बहुलक। अब देखो ये सेंट्रल टेंडेंसी के माप कैसे हो गए वो बात समझना। माध्य जो है, जैसे मान लो मैं कुछ आंकड़े ले रहा हूं, मैंने 3, 5, 2, 8, 7 ये ले लिए और मैंने पूछा कि इन आंकड़ों का माध्य बताइए। आप क्या बताइए? माध्य बताइए। तो माध्य, देखो माध्य के बहुत सारे नाम होते हैं, ये भी बता दो साथ में। माध्य को आप समांतर माध्य भी कह सकते हो, समांतर माध्य कह सकते हो। यहां पर इसको आप अंक गणितीय माध्य भी कह सकते हो, अंक गणितीय माध्य भी कह सकते हो। इसको आप औसत भी कह सकते हो, ठीक है ना। या फिर आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान होता है ये। वैसे तो ये सारे प्रतिनिधि मान होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो मान होता है, प्रतिनिधि मान, वो कौन होता है? माध्य होता है, ठीक है ना। अब यदि मैं दोस्तों इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करूं तो माध्य क्या चीज होती है? माध्य होता है इन सभी का योग कर दो और नीचे कितने हैं उनका भाग लगा दो। तो 3, 5, 8, 2, 10, 8, 18, 7, 25, 25 हैं। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पर माध्य जो आया, या समांतर माध्य या कल्पित माध्य या औसत, वो कितना आया? ये आया 5। तो इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है कि ये 5 सेंटर में आ रहा है। सेंटर में आने का मतलब ये नहीं कि बीच में यहाँ रखा जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो जो मान लो आंकड़े, क्या सारे आंकड़े 5 ही हैं? या फिर मैं नॉर्मली एग्जांपल दूं आपको कि आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज आपने ली। अब किसी की एज 18 है, किसी की 25 है, किसी की 17 है, किसी की 16 है, किसी की 32 है, तो किसी की 35 है। अलग अलग एज है। तो आप जैसे इनका क्या निकालोगे? औसत या फिर माध्य निकालोगे। मान लो औसत आपके 25 आ गया, तो क्या प्रत्येक स्टूडेंट की एज 25 है? नहीं, कतई नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ स्टूडेंट्स की एज यदि इस 25 से कम है तो कुछ स्टूडेंट्स की एज क्या है? इससे ज्यादा है। लेकिन जो सेंट्रल मतलब लगभग एवरेजन जो एज आ रही है वो कितनी आ रही है? 25 साल आ रही है। तो ये निरूपित करता है क्या कि ये सेंटर में आ रहा है। इसके कुछ आंकड़े इससे ज्यादा हो सकते हैं, इनका आंकड़ों का मान जो है इससे ज्यादा हो सकता है, तो कुछ का इनसे कम हो सकता है। तो इसलिए माध्य क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इसी तरीके से माध्यिका जो होती है वही भी एक मतलब इसके जो भी आंकड़े और होते हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं। इसी तरीके से बहुलक होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं वो क्या है? ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई इतना मामला? अब माध्य के अंदर भी अलग अलग आते हैं, देखो। हालांकि अपन तो समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य का ये अध्ययन करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें जैसे एक तो आ गया आपका समांतर माध्य, एक यहाँ पर गुणोत्तर माध्य भी होता है जब 11th 12th में जाते हो आप तो। और गुणोत्तर माध्य के अलावा हरात्मक माध्य भी होता है, हरात्मक माध्य। तो ये जो है वो सारे के सारे किस में आते हैं? ये माध्य की श्रेणी में आते हैं। ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट है या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। शायद मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई होगी।
अब इनको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके कैसे होते हैं भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े हैं, एक तो आपको नॉर्मली आंकड़े दे दिए, ठीक है, 4 5 10 जो भी आंकड़े वो दे दिए, तो आप सीधा काम कर सकते हो। वहीं पे आंकड़े आपको किस तरीके से दे दिए, एक बारंबारता के साथ दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको बारंबारता से, फिर आप बताइए माध्य माध्य का बहुलक क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर तीसरी बात बन जाती है, आपको वर्गीकृत करके दे दिया, वर्गीकृत करके दे दिया, तो इसके लिए आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आंकड़े, वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना, जिस जिस तरीके के सवाल बनते हैं वैसा वैसा हम काम करते जाते हैं। यहाँ पर मुंह देख के और टिक्का लगाओ, तिलक लगाना है, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात यही है कि जैसा सवाल है उस पे वैसा ही काम है किया जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों के। हाँ भाई, क्लियर है क्या? आनंद आ रहा है क्या भाई पढ़ने में? नहीं आया तो बता देना, ले आएंगे आनंद को। तो जम्मा जोर का, जम्मा जोर का, अरे मतलब विकास मानना मस्त है। अब दोस्तों हम क्वेश्चनों से करते हैं शुरुआत। आनंद आयो रे माहिड़ा माने आनंद आयो। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने, जो कि शायद कोई 7th 8th या 9th क्लास का क्वेश्चन होगा। अब मैं आंकड़े ले रहा हूं, क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। उन आंकड़ों के माध्यम से आपके थोड़ा सा क्या है, अब दोस्तों देखो ये सवाल है, एक सवाल ऊपर ही ऊपर दे रखा है, ये वाला फर्स्ट सवाल। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। अब यहाँ फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या आपका किसी से भी रिलेटेड कैसे भी प्रश्न बनाए, ठीक है ना। 10 गोल किए, 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, और इन गोलों के माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों बताने हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पर तीनों चीजें आपको एक साथ क्लियर करवाई जा सके। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको करना ही है, ये अपलोड भी कर दिया है मैंने स्टडी मटेरियल में। और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले तो देखो, यदि हमें माध्य निकालना है, या समांतर माध्य या औसत या अंकगणितीय माध्य निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। आपने एक फॉर्मूला खूब पढ़ा होगा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, या आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, समझ रहे हो ना। या फिर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो यदि माध्य निकालना है तो सबको जोड़ दो और कितने हैं उसका भाग लगा दो। तो देखिए 2 3 5 4 9 5 14 14 0 14 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28, कितना है भाई साहब, 28 आया। कितने आंकड़े हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें किसका भाग लगा दो, 10 का, ठीक है ना। ये हमें दे भी रखा है 10 मैच है।
जब 28 में आप 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.8। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, माध्य आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आगी चलो भाई, वो तो काम बढ़िया हो आगे जना भी की होड़ी को नहीं हुए। अब ये आंकड़े मुझे बताना भाई, ठीक है ना? मैं ग्रीन बोर्ड पे जा रहा हूं। बताना, देखिए जो आंकड़े पहले क्वेश्चन में थे। विकास भाई बताना, देखिए 2 3 4 5 0 0 1 3 3 4 3। 3 3 4 3 हाँ हो गए। 5 5 10। अब दोस्तों माध्य तो हमने निकाल लिया। माध्य के लिए क्या करना है, सबको जोड़ के और कितने उसका भाग लगाना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आप कर सकते हो। उसके बाद में यदि हम इसका बहुलक या माध्यिका निकालना चाहें, बहुलक या माध्यिका निकालना चाहें, माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। क्या, माध्यक। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है, लेकिन माध्य अलग चीज है। ये निकालने के लिए सबसे पहला काम है, आंकड़ों को क्या करो, व्यवस्थित करो। व्यवस्थित करने का मतलब या तो आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ। तो मैं इनको आरोही क्रम में सजा देता हूं, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले छोटा आंकड़ा कौन है भाई साहब, 0 है। ये लिख दिया मैंने 0। 0 दोबारा तो नहीं आया, नहीं आया। इसके बाद है 1, 1 भी एक बार ही आया। फिर बात करें 2 की, 2 भी एक बार ही आया। फिर 3 की बात करें, 3 देखो 1 2 3 4, 2 3 4, 3 भी आ गया। फिर बात करें 4 की, तो 4 2 बार आया, 2 बार लिख दिया। फिर बात आई 5 की, तो 5 एक बार ये हमने लिख दिया। ये आंकड़ों को मैंने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित करने से क्या होगा, इसकी माध्यिका निकल जाएगी। और माध्यिका होती क्या चीज है, एक तो होता है देखो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। यदि इसको बिना फॉर्मूले भी करें तो भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला भी मुझे बताना आपको जरूरी है कि माध्यिका का नॉर्मली आपको फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहली बात, यदि बहुलक की बात करूं दोस्तों, बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है, देखो नाम से स्पष्ट है, बहु यानी बहुत बार आया हो, यानी जो प्रेक्षण या सम्मक या आंकड़ा ज्यादा बार आया हो, या फिर जिसकी बारंबारता जो है वो सबसे अधिक हो, वो क्या है, वो बहुलक कहलाता है। तो बताइए भाई इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। 0 तो एक बार ही आया, 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 है वो कितनी बार आया, यहाँ पर 4 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 आया। तो आपका जो बहुलक है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें माध्यिका या माध्यक की, मीडियन। बहुलक को बोलते हैं मोड, जिसे हम z से निरूपित करते हैं, और माध्यिका को हम m से निरूपित करते हैं, और माध्य को हम किससे निरूपित करते हैं, x बार से। माध्य को हम x बार से निरूपित करते हैं। ठीक है। अब माध्यिका जो है ये कैसे निकाली जाएगी, देखो यहाँ पर आंकड़ों पे डिपेंड करता है। माध्यिका सीधी सी बात है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच ही बीच में आ रहा है ना, वो ये आपका आंसर है। देखो आंकड़े कितने, 1 2 3। हाँ जी बताओ, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। माध्यक अलग अलग होते हैं क्या।
माध्य और माध्यक, नहीं सर, माध्यिका और माध्यक। नहीं ये अलग अलग नहीं होते हैं। अभी तो बताया था मैंने कहा माध्यिका या माध्यक एक ही चीज होती है, अभी तो बताया था। नहीं तो सर बहुलक माध्यिका भी तो बोले, नहीं नहीं बहुलक अलग चीज है। सर आपने वहां पे बहुलक तीनों अलग एक है। साथ लिखे। अरे मैंने ये लिखा था कि बहुलक या माध्यिका निकालने के लिए, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा बहुलक है और माध्यिका को अपन माध्यक भी कह सकते हैं, इसलिए इनको ऊपर नीचे लिखा था मैंने, ठीक है ना। बहुलक अलग है, जो बहुत बार आया हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो क्या होता है, बहुलक होता है। और माध्यिका या माध्यक एक ही चीज होती है। माध्य या समांतर माध्य या गणितीय माध्य या अंकगणितीय माध्य, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, या औसत, ये एक ही चीज होती है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसकी जो माध्यिका है उसकी, तो माध्यिका क्या है, जो आरोही क्रम में सजाने के बाद जो बीच का मान है वही क्या होती है, माध्यिका होती है। तो देखो बीच का मान कौन है भाई, यहाँ से पूरे आंकड़े 10 हैं, यदि आंकड़े मान लो ऐसे हो 1 2 3 4 5, आंकड़े 5 ही हो तब तो हमें पता लग जाता है कि 2 इधर से छोड़ दो 2 इधर से, तो एक ही मान आ रहा है, ठीक है। लेकिन आंकड़े 6 हो जाए तो क्या करना है, फिर 6 हो जाए तो 3 इधर हो गए 3 इधर, तो बीच में कौन कौन बचा, बीच में ये दोनों। तो वहां पर क्या होता है, जो बीच वाले दोनों आंकड़े हैं ना उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं इसका, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 10 है, तो 4 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से छोड़ दो, बीच में कौन आया, बीच में ये आए, इन दोनों का जोड़ो 3 + 3 और बट्टा में 2 लगा दो, तो 3 और 3 6 बट्टा 2 कितना आ जाएगा 3। तो इन आंकड़ों की जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर दोनों अलग अलग भी हो सकते थे, मैं जरूरी नहीं कि 3 3 ही हो या 3 4 हो, तो 3 4 दोनों को जोड़ो और क्या कर दो 2 का भाग लगा दो। यहाँ पर यदि फॉर्मूले की बात करूं तो आंकड़ों की संख्या यदि n हो, आंकड़ों की संख्या क्या हो, n हो, और n एक विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो जो माध्यिका है मीडियन है वो क्या होगी, n/2, सॉरी n विषम है तो n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद। जैसे मैं कहूं यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आंकड़े दे रखे हैं, इनकी आपको माध्यिका बतानी है। तो n का मान कितना आया, 7 आया, तो 7 + 1/2 यानी 7 और 1 8/2 यानी चौथा पद आ गया। 4 नंबर पे जो आ रहा है ना वही आपका आंसर है, देख लो 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर है। 3 इधर से छोड़ दो 3 इधर से, ये फॉर्मूला बना है इसी से, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे n का मान क्या हो, सम हो, तो क्या करना पड़ेगा, हालांकि इस फॉर्मूले को आपको सवाल करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। n सम हो तो मीडियन क्या होगी वो देखो n का मान क्या था, यहाँ पर 10 था, n का मान क्या था, ये देखो आंकड़े 10 थे ना, अब 10 में ये कौन सा आंकड़ा आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 10 का आधा, तो n/2, n/2वां पद प्लस, फिर ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, छठवां पद आ रहा है, यानी कि n वां पद है ना, सॉरी n/2वां पद है उससे एक ज्यादा, n/2 + 1वां पद है, और उसका क्या निकाल दो, औसत निकाल दो या माध्य निकाल दो, ठीक है ना। n/2वां + n/2 + 1वां जो दोनों पद हैं उनका क्या निकाल दो, औसत या माध्य निकाल दो, वो क्या होगी, माध्यिका होगी, या 2 का भाग दे दो, क्या होगी, माध्यिका होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि सभी के, n/2 का मतलब 10/2 यानी 5वां पद, और n/2 का मतलब 5 आ ही गया था, और 5 + 1 यानी छठवां पद, तो 5वां पद और छठवां पद दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माध्यिका आ जाएगी। इतना क्लियर है भाई सभी के,
बिल्कुल 0 से मैं हीरो तक कवर करवाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा, नो टेंशन रहिए आप। अब देखो एक सवाल दिया है आपका, और सवाल देखो, दूसरा सवाल है, वो सवाल आपको खुद को करना है। अब तीसरा सवाल मैं बता देता हूं। तीसरा है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो, माध्यक या माध्यिका 63 हो, तो x का मान ज्ञात करो। निकालो, देखिए खुद निकालो पहले तो। उनतीस, 32, 48, 50। x, x+2 है क्या? 72, 78, 84, 95। और इनकी माध्यिका दे रखी है 63। देखो यहाँ पर माध्यक लिखा हुआ है, माध्यक या माध्यिका दोनों में से कोई सा ही नाम आए। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़े दे रखे हैं ना, ये आंकड़े हमें कहा है कि इनको आरोही क्रम में सजाया हुआ है। चाहे आरोही में सजाया हुआ हो, चाहे अवरोही में सजाया हो। यदि सजाया हुआ है ना तो ठीक है, हमें सजाने की जरूरत नहीं है। आरोही क्रम में सजाया हुआ है, और इनकी जो माध्यिका है या मीडियन है या माध्यक है, वो कितना दे रखा है? 63 दे रखा है। 63 दे रखा है। तो बताइए कि x का मान क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो देखिए, 62 आ गया। वेरी गुड। देखो कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 है, 10 है, इसका मतलब बीच वाले 2 पद लेने हैं। तो देखो 4 पद ये छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, बीच में दोनों आ रहे हैं ना, इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, यानी x+2, मतलब पहला और दूसरा पद दोनों को जोड़ दिया और बट्टा में लगा दिया 2। तो ये क्या होगा? ये होगी माध्यिका या माध्यक होगा, जो कि किसके बराबर होगा? 63 के बराबर होगा। हो गया। और ये 2 बट्टा वाला कहाँ चला जाएगा? इसके गुणा में। तो 63 दूना 126 आ जाएगा। और इधर देखोगे x+x यानी 2x और प्लस में 2। ठीक है, इस 2 को यहाँ से हटाया, इधर माइनस में आ गया, तो 126 में से 2 गया, 124 आ गया। और 2x बराबर है, तो 2 से आपका 124 कट जाएगा, कितनी बार? 62 बार। तो x का मान आ चुका है 62। आपको यहाँ पर x का मान न पूछकर अपने को ये भी पूछ सकता था, बताइए इन आंकड़ों में पांचवा पद क्या होगा? तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद 5th या फिर 6th पूछ ले तो आप क्या बताओगे? पांचवा पद पूछा गया है तो पांचवा पद आपका होगा 62। ठीक है ना, पांचवा पद 62 होगा। और छठवां पूछे तो क्या होगा? छठवां होगा 62 में 2 जोड़ दो, तो ये तो आ गया 62 और ये आ गया 64। क्लियर है मामला? यहीं पे दोस्तों और क्या पूछ सकता है? यहां पर हमें ये भी तो पूछ सकता है, हमें मान लो x का मान नहीं पूछा, हमें डायरेक्ट पूछ लिया क्या? यदि इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने के बाद इसकी माध्यिका जो है वो 63 है, तो बताइए कि इसका माध्य क्या होगा, है ना? माध्य बताइए क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सारे के सारे आंकड़े चाहिए। अब सारे के सारे आंकड़े कैसे आएंगे? जब x का मान निकालोगे तभी तो आएंगे। तो हमने x का मान पहले निकाल लिया, किसके माध्यम से? इस माध्यिका का यूज करके। माध्यिका का यूज करके हमने x का मान निकाल लिया। x का मान 62 आया, मतलब ये वाला पद आ गया हमारे पास और ये वाला पद भी आ गया।
ये दोनों पद जैसे ही आए तो पूरी ये श्रेणी हमें मिल गई या पूरे आंकड़े हमें मिल गए। पूरे आंकड़े जैसे ही मिले तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। क्यों? माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़ दो भाई, जोड़ो। देखो 5 4 9 8 17 2 19, 19 और 4 23, 2 25, 25 और 8 33, 2 35 और 9 44, हासिल की 4, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 7 28 और 7 35, 35 और 6 41 और 6 47, 47 और 5 52, 52 और 4 56, 56 3 59, 59 और 2 कितना 61, 614 आ गया। यदि जोड़ बाकी में कुछ गलती हुई है तो देख लेना अपने हिसाब से, मुझे दोष मत दे देना भाई, ठीक है ना, हो सकती है। और टोटल कितने हैं भाई? टोटल 10 हैं, तो 10 का भाग देते हैं, कितना आ जाएगा भाई साहब? 61.4 आ जाएगा ये। तो आपका माध्य जो है वो कितना आ गया? 61.4 आ गया। माध्य का यहाँ पर 63 है। बात करें बहुलक की, तो बहुलक क्या होगा इन आंकड़ों का? बहुलक में देखो 29 32 48 50 62 64 72 78 84, कोई आंकड़ा दोबारा रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ, तो इसका हम बहुलक नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। यहाँ पर बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ ऐसे मत कर देना कि सर हम तो ना इसमें 95 सबसे बड़ी संख्या है तो 95 बहुलक होगा, नहीं होगा। यहाँ पर बहुलक वो होता है जो कि ज्यादा बार रिपीट होता है या जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है। यदि इस सवाल में एक चीज हमें पूछे, बताइए परास क्या होगी, मैं यहां पर हर चीज का जवाब दे रहा हूं आपको, परास या परिसर, परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होता है? मैक्सिमम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। मैक्सिमम कितना है? 95, और माइनस न्यूनतम कितना है भाई? यहाँ पर 29 है। 95 में से 29 घटा दो, 15 में से 9 गया 6, और 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पर जो परास आएगी या परिसर जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों? 66 आ जाएगा। फिट है क्या मामला दिमाग में? खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर। चलें आगे। अब ऐसा ही सवाल एक मैं बनाता हूं माध्य का, ठीक है ना। यदि दोस्तों ये सवाल मान लो ऐसे होता, सवाल कैसे होता? ऐसे माध्यिका का ही सवाल होता और ऐसे होता, मान लो यहां पर x नहीं होता, फिर क्या करते? इन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाया गया है और इसकी जो माध्यिका है वो हमें 63 दे रखी है। अब बताइए कि x का मान क्या होगा? तो यहां पर क्या करते हैं आप? देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। 9 का मतलब 4 इधर 4 इधर, बीच वाला मान है वही माध्य। तो बीच में कौन है? 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, बीच में यही आ रहा है, बीच में ये आ रहा है। तो ये क्या है? इसकी माध्यिका है, माध्यिका या माध्यिक, ठीक है। और इसका मान हमें 63 दे रखा है, तो x प्लस 2 की वैल्यू होगी 63, तो x का मान क्या आ जाएगा? 63 में से 2 माइनस हो गया 61 आ जाएगा। यहां पर x का मान 61 आ जाएगा। क्लियर है मामला? अगले सवाल की ओर चलें। क्वेश्चन ये है दोस्तों, 5, x, प्लस 3, 7, 3, 4, 9 का समांतर माध्य, या फिर मैं कहूं माध्य, या फिर मैं कहूं अंक गणितीय माध्य, या फिर मैं कहूं औसत। दोस्तों इनमें से कोई सा ही नाम आ जाए,
का औसत 5 है तो x का मान क्या होगा? पहले प्रश्न ये, और दूसरा प्रश्न ये है माध्यिका बताइए क्या होगी? तो देख लीजिए दोस्तों जल्दी से, आजकल टीचमेंट नेट ज्यादा खाने लग गया भाई। समझिए, समांतर माध्य, माध्य या अंकगणितीय माध्य या औसत, ये पूछे तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम इन सब को जोड़ो। जोड़ोगे तो देखो कितना होगा, 5 3 8 7 15 3 18 4 22 और 9 31 प्लस x और x, ये कितना x हो गया? 2x हो गया। बट्टा में कितने का भाग दोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग दोगे तो बराबर में कितना आएगा? बराबर में जो औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है यहाँ पर? औसत या माध्य 5 दे रखा, तो ये लिख दिया मैंने बराबर में 5। तो ये 7 यहाँ से मैंने काटा और ये कहाँ चला जाएगा? इसके गुणा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 7 पंजो 35 और ये 31 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 35 में तो 31 गया 4 आ गया, और 2 से 4 कटा 2 बार, तो x का मान क्या आ गया दोस्तों? 2 आ गया है। x का मान 2 आ गया है। पहले प्रश्न का जवाब मिल चुका है। अब बात करें माध्यिका की, तो यहाँ देखो इसका मान 2 है, तो इसका मान 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? 5। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि इसका क्या निकालें आप? इनको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएं। तो मैंने आरोही क्रम में सजाया, तो पहले सबसे छोटा कौन है? 2 है। 2 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 है, 5 5 2 बार आ रहा है, उसके बाद देखो 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 9 है। ये इन आंकड़ों को मैंने आरोही क्रम में सजा दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इनका यदि अपने को माध्यिका निकालनी, तो आंकड़े तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच वाला मान है वही क्या है? माध्यिका है। तो मीडियन या माध्यिका कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ पर 5 आ जाएगी। और इस सवाल में आप बहुलक भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आंकड़े रिपीट भी हो रहे हैं। तो बहुलक क्या होगा? बहुलक वो होगा जो ज्यादा बार आया। तो ज्यादा बार कौन आया? देखो 2 3 4 5 5 5, यहाँ पर 2 बार आ गया, तो यहाँ पर बहुलक भी क्या होगा? इसका 5 होगा। और ध्यान रखना, ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है ना, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। किसकी? केंद्रीय प्रवृत्ति की, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। प्रश्न में आ जाए निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, अब उसमें आपको माध्यिका दे दिया, माध्य दे दिया, बहुलक दे दिया और एक परास दे दिया, या इनके अलावा कोई नाम दे दिया, तो वो नाम क्या है आपका अलग कर देना है, ठीक है ना। वो टिक हो जाएगा वहां पर। माध्य, माध्यिका और बहुलक को छोड़कर कोई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं। ये 4 जो है वो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। हाँ भाई, क्लियर है क्या मामला?
क्लियर है? तो देखो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से। अब मैंने औसत पढ़ाया हुआ आपको, जो औसत में रोल है ना, वो रोल इस माध्य का है पूरा पूरा। जैसे आपको यूं कह दिया कि 7 संख्याओं या 7 प्रेक्षणों का माध्य या औसत कुछ भी दे दे, ठीक है ना, जो नाम मैंने बता रखे उनमें से कोई सा ही। 7 संख्याओं का माध्य 24 है, तो इनका योग क्या होगा? इनका योग क्या होगा? तो योग कैसे निकालोगे? देखो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या होती है ना। तो योग निकालने के लिए संख्या से क्या कर देंगे? माध्य को गुणा कर देंगे। तो यदि योग चाहिए आपको, तो योग बराबर क्या होगा? जो भी संख्याएं दे रखी है, कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है, उनको माध्य से गुणा कर दिया तो 24 सत्ता 168 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सवाल यदि ऐसे होता कि 21 संख्याओं का योग, 21 संख्याओं का योग 63 है, तो औसत क्या होगा? औसत क्या होगा, या माध्य क्या होगा, या समांतर माध्य क्या होगा, या अंगगणितीय माध्य क्या होगा? तो क्या करोगे भाई? योग दे रखा है और संख्याएं दे रखी है, तो औसत या माध्य निकालने के लिए क्या करोगे? 63 में 21 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये मामला भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में सवाल लेते हैं अगला। एक सवाल ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है और आपका टाइम बचाने के लिए आता है वो सवाल, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। कि यदि मान लो m संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं? m संख्याएं, m संख्याओं का माध्य या औसत जो है, माध्य x बार है या औसत कोई भी x बार दे, 5 दे, 6 दे, 10 दे, कुछ भी दे, p दे, q दे, x बार है। यदि m संख्याओं का औसत है x बार है, m संख्याओं का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः a, प्रत्येक संख्या में a, यहाँ a लिख रहा हूं, क्रमशः जोड़ा कोमा घटाया कोमा गुणा कोमा भाग किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य या नया औसत जो है वो क्या होगा? क्रमशः बताना है, क्रमशः नया माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, यहाँ मैंने संख्या ली 2 3 5, ठीक है, और इनका 2 3 5 की जगह 2 3 है, 2 3 4 ले ली, 3 संख्या ले ली। इनका यदि मुझे माध्य निकालना तो क्या करूंगा? 2 3 4 4, 2 3 5 4 9, 9 कितनी है? 1 2 3, 3 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, माध्य 3 आ गया। यदि मैं प्रत्येक संख्या में मान लो 4 4 जोड़ देता हूँ, इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 2 4 कितना? 6, 3 4 7, 4 4 8, इनका माध्य निकालो। देखिए 6 7 13 और 8 21, कितनी है? 1 2 3, 3 का भाग दो, कितना है? 7। आपने देखा कि प्रत्येक संख्या में 4 4 जोड़ रहे थे और यहाँ पहले माध्य 3 था, अब 7 आ गया। ये भी कितना ज्यादा है? इससे 4 ज्यादा है। यदि आप घटाते तो वो इससे मतलब कम हो जाता, यदि आप गुणा करते तो उतना ही गुणा हो जाता, भाग करते तो उतना ही भाग हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्येक संख्या में चाहे कुछ भी ए बोला यहाँ पर जोड़ा या घटाया गुणा भाग किया जाए तो माध्य के साथ भी वही होगा जो प्रत्येक संख्या के साथ हुआ है। तो क्रमशः एक नया माध्य जो आएगा वो क्या आएगा? x बार तो था ही, यदि a जोड़ा गया है तो x बार प्लस a हो जाएगा,
घटाया गया है तो x बार माइनस ए हो जाएगा, गुणा किया गया तो x बार गुणा ए हो जाएगा, और भाग किया गया तो x बार भाग ए हो जाएगा। क्लियर है क्या मामला? एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझा दिया है, बेसिक भी बता दिया है आपको, ठीक है ना। अब जैसे आपको सवाल ऐसे दे दिया, यदि सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें।